हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर पर स्वागत है। आइए आज हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो हाल ही के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। अर्थात परमाणुकता पूछा जा रहा है। परमाणुकता किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या हम लोग परमाणुकता कहते हैं। अर्थात जैसे अगर देखा जाए CH4 अगर इसमें देखें तो कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4, कुल इसका परमाणुकता हो गया 5। और हम लोग ऑप्शन में देखते हैं तो नियॉन और आर्गन, यह क्रिया गैस है, ये हमेशा सिंगल सिंगल एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका परमाणुकता हो गया 1, इसका परमाणुकता हो गया हमारा 1। सल्फर S8 के रूप में एग्जिस्ट करते हैं और फास्फोरस P4 के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। तो पूछा जा रहा है किसका परमाणुकता अधिक होगा, यानी किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगा। तो हमारा आंसर होगा S8, सल्फर में परमाणु की संख्या अधिकतम होता है। आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की संख्या कितनी है। कोषा बोलेंगे या कक्षा बोलेंगे या ऊर्जा स्तर, इसको हम लोग अगर इंग्लिश में बोले तो सेल बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे या एनर्जी लेवल बोलेंगे। इसमें एनर्जी लेवल ये जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन चारों नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोष या कक्षा या ऊर्जा स्तर। इसको हम लोग KLMN या 1 2 3 4 से इंडिकेट करते हैं। तो पूछा जा रहा है कार्बन में कितना होगा कोषा की संख्या। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाए तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अर्थात इसमें 2 कक्षा हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में कितना का अंतर होता है। समजातीय श्रेणी ये कार्बनिक यौगिकों का वैसा समूह होता है जिसका अभिक्रियाशील मूलक तो समान होता है, लेकिन 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है और इसका सामान्य सूत्र भी समान होता है। अगर देखा जाए इसके 2 क्रमागत सदस्यों के बीच अंतर तो CH2 का होता है, लेकिन यहाँ द्रव्यमान पूछा जा रहा है। CH2 का देखें अगर द्रव्यमान, CH2 का अगर देखें द्रव्यमान, CH2 का अगर द्रव्यमान देखा जाए, कार्बन का 12 और 1 हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, अर्थात 14 ग्राम हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 14 सही होगा। आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है हमारा, समूह के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक औधात्विक गुण होते हैं। ये सभी समूह 16 के सदस्य हैं और इस समूह को हम लोग चाल्कोजेंस या ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जानते हैं। चाल्कोजेंस का मीनिंग होता है ओर्स फॉर्मिंग एलिमेंट, अर्थात यही ऑक्साइड या सल्फेट के रूप में अधिकांश ओर्स पाए जाते हैं। ओर्स यानी अयस्क, अधिकांश ओर्स जो होते हैं अयस्क सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। यानी सबसे ज्यादा ऑक्साइड का फॉर्मेशन, सबसे ज्यादा यौगिक का फॉर्मेशन करने वाला यही समूह है, इसलिए हम लोग इसको ओर्स फॉर्मिंग एलिमेंट बोलते हैं। सबसे ज्यादा अयस्क का निर्माण यही सदस्य करते हैं। तो इससे पूछा जा रहा है किस तत्व में सर्वाधिक औधात्विक गुण होते हैं। तो ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है और अधात्विक गुण बढ़ता है। जो सबसे नीचे रहेगा उसमें धात्विक गुण अधिक रहेगा और जो सबसे ऊपर रहेगा उसमें अधात्विक गुण सर्वाधिक होगा। तो देखें अगर सबसे ऊपर तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में हमारा अधात्विक गुण सर्वाधिक होगा। जैसे हम लोग नीचे बढ़ते जाएंगे धात्विक गुण बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया सांकेतिक रूप से संयोजन अभिक्रिया को दर्शाता है। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के नए गुण वाले एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी सिंगल टाइप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें देखें हम तो ये हमारा सही आंसर होगा। इसमें अगर देखें एक ही यौगिक टूट करके 2 या 2 से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार का अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसमें देखें 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं, इस प्रकार के रिएक्शन हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अर्थात तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से यह जाना जाता है। इसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे रहा है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग एकल विस्थापन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। तो ऊपर से नीचे आने पर किसी आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ते जाता है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जाते हैं। परमाणु का आकार बढ़ते, यानी अगर ऑप्शन में हम देखें जो सबसे नीचा रहेगा उसका परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ा होगा। परमाणु त्रिज्या की बात करें तो इसका सबसे बड़ा होगा जो सबसे नीचा होगा। तो ऑप्शन में जो है ये नाइट्रोजन, फास्फोरस,
आर्सेनिक और एंटीमनी। तो सबसे नीचे है हमारा एंटीमनी, इसका परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ा होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है? किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, तो पहले कक्षा में 2 और सेकंड कक्षा में हम 5 रखेंगे। और एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 3 होगा, और इसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। और फ्लोरीन परमाणु संख्या 9, इसके बाह्यतम कक्षा में देखा जाए तो 60 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो ये 7 होगा, लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन में थोड़ा अंतर होता है। अगर इसका संयोजकता देखें तो 3 होगा। संयोजकता क्या होता है? किसी तत्व के संयोग करने की क्षमता को हम लोग संयोजकता कहते हैं। और किसी तत्व के अगर बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन है तो वही उसका संयोजकता होता है। अगर 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग 8 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 8 में से घटा लेते हैं। जैसे इसका अगर संयोजकता देखा जाए तो 3 होगा, इसका 7 है तो इसको हम लोग 8 में से घटाएंगे 7, इसका संयोजकता 1 होगा और इसका संयोजकता 1 ही होगा, क्योंकि 1, 2, 3 या 4 रहे तो वही उसका संयोजकता हो जाता है। तो हमारा पूछा गया था संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम किसमें है, तो हमारा फ्लोरीन में 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हाइड्रोकार्बन समूह का सामान्य सूत्र CnH2n होता है? वारी वारी सबका देख लेते हैं हम लोग। एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2, एल्किल का CnH2n+1 होता है। और हमारा ऑप्शन में ये दिया हुआ अर्थात एल्कीन सही होगा आंसर। एल्कीन ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 घटकों में विभाजित होना क्या कहलाता है? ये तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जब श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये हमारा ये क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश की किरणें किसी धूलकण पर पड़ते हैं वो तो चारों ओर फैल जाते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी ये कितनी होती है? F होती है, F बराबर R/2, यानी R का आधा। यहाँ से वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, F जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, या ऐसा कर सकते हैं R जो होता है वक्रता त्रिज्या होता है, फोकस दूरी का दोगुना होता है, यानी हमारा आंसर होगा R/2। जिस भी ऑप्शन में हो ये हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक 2 ओम का प्रतिरोध एक 4 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, उसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमको R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। ये है 2 ओम और ये 4 ओम। तो सीरीज के लिए हमारा होता है R इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला R1 + R2 + R3 + Rn। यहाँ हम लोग R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे तो 2 ओम + 4 ओम इक्वल टू आएगा 6 ओम। 6 ओम हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का अगर आणविक सूत्र देखा जाए तो CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर बनाया कैसे जाता है? तो चूने के पानी में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो आपका ब्लीचिंग पाउडर तैयार होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु एल्युमिनियम सल्फेट विलयन से एल्युमिनियम को विस्थापित कर सकता है? तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में अगर देखा जाए तो जो एल्युमिनियम से अधिक अभिक्रियाशील होगा वही उसको विस्थापित कर पाएगा। तो उससे ऊपर देखा जाए ऑप्शन में मैग्नीशियम हमारा है, मैग्नीशियम तो यही सही आंसर होना चाहिए। कॉपर नहीं होगा,
Hg नहीं होगा और Fe नहीं होगा, क्योंकि ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी में एल्युमिनियम से नीचे हैं और ये कम अभिक्रियाशील है एल्युमिनियम की तुलना में। अगला क्वेश्चन है x का मान कितना होगा। ये संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में बताया जा रहा है। इसमें x का मान नाइट्रोजन 2, इधर भी नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन देखा जाए तो 6, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इसको अगर हम लोग 3 बना दें, इसको हम लोग 3 बना दें तो इधर भी हाइड्रोजन का संख्या पूरा हो जा रहा है, अर्थात 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। ऐसे तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में कई किताबें में अलग अलग तरह का आंसर दिया हुआ है। इसका आंसर हम 120 क्वेश्चन के हिसाब से लगाया गया है या सेट के हिसाब से लगाया गया है, 120 ही होगा। ऐसे ये कहा जा रहा है 120 से अधिक तापमान के द्वारा जब हम लोग जिप्सम को CaSO4 इंटू 2H2O को 120 डिग्री या इससे अधिक तापमान पर जब गर्म करते हैं तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, हाफ यहाँ 2 था, यहाँ हाफ यहाँ रह गया तो 1.5 बच गया, यानी 3/2 H2O ये बाहर चला जाता है। इससे हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। जिप्सम को 120 या उससे अधिक तापमान पर गर्म करने पर हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा विवादास्पद है, चलिए फिर भी आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा समूह शून्य संयोजकता को निरूपित करता है। तो समूह 18 के सभी सदस्य, समूह 18 के सभी सदस्य का संयोजकता शून्य होता है, क्योंकि इसमें सभी अक्रिय गैस हैं, नोबल गैसेज हैं और इसका संयोग करने की क्षमता शून्य होता है, किसी से कोई अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए इसका संयोजकता भी शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। प्रतिरोध, ओम के नियम से अगर हम लोग देखें V बराबर IR, R का मात्रक पूछा जा रहा है तो V/I इक्वल टू R, और V का मात्रक लिखें तो वोल्ट, और I का लिखें तो एम्पियर, ये R का मात्रक यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और ये ओम जो होता है वोल्ट प्रति एम्पियर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ओम के बराबर होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार, तो सभी लोग को पता है ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जाते हैं, इसीलिए हमारा होगा बढ़ता जाता है। परमाणु का आकार ऊपर से नीचे जाने पर आवर्त सारणी में बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुझा हुआ चूना का आणविक सूत्र क्या है। बुझा हुआ चूना का आणविक सूत्र CaOH का होल 2, बुझा हुआ चूना का आणविक सूत्र है हमारा CaOH का होल 2। बिना बुझा हुआ चूना या कली चूना या क्विक लाइम CaO को बोलते हैं, CaO को हम लोग बोलते हैं कली चूना, और बुझा हुआ चूना या चूने का पानी हम लोग CaOH का होल 2, CaOH का होल 2 को बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं चूने का पानी या बुझा हुआ चूना, सेलेक्ट लाइम और लाइम वाटर। और मार्बल, खड़िया, चूना पत्थर जो भी है संगमरमर, इसको हम लोग CaCO3 को बोलते हैं, CaCO3 को बोला जाता है मार्बल। तो हमारा सही आंसर होगा CaOH का होल 2, बुझा हुआ चूना का आणविक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।